हेलो स्टूडेंट्स, मैं निशा सिंह एक बार फिर से आपको अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है ईसीटी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी क्या होती है, इसमें क्या क्या नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ये सब आज की वीडियो में हम देखेंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और ये एज अ नर्सिंग स्टूडेंट आपको ईसीटी के बारे में, स्पेशली बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर स्टूडेंट को ईसीटी के बारे में कंप्लीट स्टडी होना बहुत ज़रूरी है। और ईसीटी के जो ये मैंने नोट्स तैयार किए हैं बहुत ही इजी और सिंपल लैंग्वेज में रेडी किए हैं, ताकि बच्चे इसको नोट कर लें और जब एग्ज़ाम टाइम में अच्छे से इसको रीड करके जाएं और लिख दें और प्रॉपर तरीके से अपने एग्ज़ाम के नंबर जो हैं गेन कर सकें। ओके, तो ईसीटी की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। It is also known as electroshock therapy and electropulse therapy, formerly known as shock treatment, in which seizures are electrically induced in patient to provide relief from mental disorder. ईसीटी की फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी तो है ही, साथ में ईसीटी को इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी, इलेक्ट्रोपैलेसी थेरेपी या शॉक ट्रीटमेंट, ये तीनों ही नाम दिए गए हैं। और इसमें होता क्या है, इसमें पेशेंट को मेंटल डिसऑर्डर से रिलीफ कराने के लिए सीज़र, आर्टिफिशियल सीज़र जो हैं इलेक्ट्रिकली इंड्यूस किए जाते हैं पेशेंट के हेड में, ताकि वो मेंटल डिसऑर्डर से रिलीफ हो सके। थोड़ा हम हिस्ट्री की तरफ जाते हैं। ईसीटी प्रोसीजर फर्स्ट कंडक्टेड बाय ह्यूगो कालमेटी एंड लूसियो बिनी इन 1938। ये दोनों साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ईसीटी को डिस्कवर किया था। ये आपको याद होना चाहिए। इसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं कि ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने ईसीटी को डिस्कवर किया था, उन लोगों के नाम क्या हैं? ह्यूगो कालमेटी और लूसियो बिनी। और कब किया था? 1938 में। ECT is a physical therapy in which with the help of two electrodes the current pass through the temporal region in between the two hemispheres of the brain to provide a grand mal seizure. ECT क्या है? एक फ़िज़िकल थेरेपी है। क्यों फ़िज़िकल थेरेपी? इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रोड की हेल्प के थ्रू, दो इलेक्ट्रोड की हेल्प लेते हैं, दो इलेक्ट्रोड को यूज़ करते हैं और टेम्पोरल रीजन जो होता है हेड में, उसमें उन इलेक्ट्रोड को चिपका देते हैं और उसके बाद उसमें ग्रांड माल सीजर को ब्रेन तक, टू हेमिस्फेरेस ऑफ द ब्रेन के ब्रेन में पहुंचाते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ताकि कुछ ना कुछ एक्शन दिखे और मेंटल डिसऑर्डर क्या है, रिलीफ हो सके। लेकिन एग्जैक्ट मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन इज़ नॉट नोन। अभी तक एग्जैक्ट मैकेनिज़्म क्या है ईसीटी देने का, ये अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन स्पेशली इसको सीवियर डिप्रेसिव जो पेशेंट होते हैं, डिप्रेशन वाले जो पेशेंट होते हैं, उसमें ईसीटी को यूज़ किया जाता है। अब हम फोकस करेंगे डेफिनेशन पे। आर्टिफिशियल इंडक्शन ऑफ ग्रैंड माल सीजर, टोनिक फेज स्टिफनेस 10 to 50 second, clonic phase jerking and 30 to 60 second through the application of electrical current to the brain. The stimulus is applied to the electrode, which are placed either bilateral in the frontotemporal region and unilateral on the non-dominant side. इसमें क्या है? ग्रैंड माल सीजर में दो स्टेजेस होती हैं। एक टोनिक फेज़ होता है और दूसरा क्लोनिक फेज़ होता है। टोनिक फेज़ जो होता है वो 10 से 50 सेकंड का होता है। इसमें पूरी बॉडी क्या है, स्टिफ हो जाती है, स्टिफनेस आ जाती है पूरी बॉडी में। क्लोनिक फेज़ में जर्किंग होता है, पेशेंट जर्क करता है, ये 30 से 60 सेकेंड होता है। और इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकली करंट जो है, इलेक्ट्रिकल जो करंट होता है उसको ब्रेन में अप्लाई करते हैं और इलेक्ट्रोड की हेल्प के थ्रू। और ये किस तरह से, या तो इसमें बायलैटरली फ्रंटो टेम्पोरल रीजन में या यूनिलैटरली, या तो इलेक्ट्रोड दोनों साइड में यूज़ किए जाते हैं टेम्पोरल रीजन में, लेफ़्ट एंड राइट दोनों तरफ, या यूनिलैटरल में एक इलेक्ट्रोड या राइट या लेफ़्ट कोई सी भी एक साइड में, लेकिन नॉन डोमिनेंट साइड में, जो नॉन डोमिनेंट साइड जो होता है उसमें एक इलेक्ट्रोड को टेम्पोरल रीजन में लगा के फिर
ग्रैंड माल सीजर आर्टिफिशियली इंड्यूस किए जाते हैं ब्रेन के अंदर। एक ये पिक्चर है ईसीटी मशीन किस तरह से होती है, तो आप ये स्क्रीन में देख सकते हो कि ईसीटी मशीन लुक वाइज कैसी होती है, जो पेशेंट को हम जिसके थ्रू ग्रैंड माल सीजर करंट पास करते हैं। ड्यूरिंग ईसीटी प्रोसीजर पेशेंट को किस तरह से रखा जाता है और उसके पास क्या क्या इक्विपमेंट अवेलेबल होने चाहिए। वो पेशेंट सुपाइन पोजीशन में होना चाहिए और साथ साथ में ऑक्सीजन थेरेपी वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। स्पेशली पेशेंट को हाइपो वेंटिलेट करके रखना पड़ता है, क्योंकि पेशेंट को एनेस्थीसिया रिलैक्सेंट यूज़ करते हैं, तो उस समय पेशेंट थोड़ा सा उसका SpO2 थोड़ा क्या ज़्यादा भी SpO2 उसका कम हो सकता है। और साथ साथ में इमरजेंसी ड्रग्स भी वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। पूरा जो यूनिट होता है ईसीटी का कंप्लीट रेडी होना चाहिए। इन सब के बारे में हम नेक्स्ट जो स्लाइड से सब देखेंगे कि नर्सेस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिफोर ईसीटी प्रोसीजर। इंडिकेशन स्पेशली फॉर मेजर डिप्रेशन। इंडिकेशन में क्या है इसका, एक सेकेंड, स्पेशली फॉर मेजर डिप्रेशन में यूज़ करते हैं। मेनिया में भी कर सकते हैं, मेनिक जो पेशेंट है उसमें भी हम ईसीटी का यूज़ कर सकते हैं। सिजोफ्रेनिक पेशेंट में, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD पेशेंट में और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, जितने भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं उन सब में ईसीटी थेरेपी यूज़ की जाती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन में क्या है, ये एब्सोल्यूट इंक्रीज्ड ICP फ्रॉम ब्रेन ट्यूमर, रिसेंट कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट और सेरिब्रोवास्कुलर रीजन। अगर IC इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ गया है, ठीक है, उस वाली कंडीशन में बढ़ा हुआ है, पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर है, पेशेंट को कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट हुआ है, सेरिब्रोवास्कुलर लीजन्स कुछ हुआ है, इसके कारण ICP इंक्रीज हो जाता है, तो इस वाली कंडीशन में कभी भी ईसीटी पेशेंट को नहीं यूज़ की जाती है। हाइपरटेंसिव पेशेंट में नहीं की जाती है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की कुछ दिक्कत है पेशेंट को, और TB पेशेंट को, निमोनिया पेशेंट को और अस्थमा पेशेंट को, ये सारे जो पेशेंट जो होते हैं उन सब में ईसीटी यूज़ नहीं की जाती है। टाइप्स ऑफ ईसीटी अकॉर्डिंग टू टेक्निक्स। टाइप्स ऑफ ईसीटी में हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू टेक्निक कैसे हम इस में इन ईसीटी को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। डायरेक्ट ईसीटी जिसमें नहीं तो एनेस्थीसिया यूज़ किया जाता है, नहीं रिलैक्सेशन यूज़ किया जाता है। रिलैक्सेशन कोई भी ड्रग और एनेस्थेटिक कोई भी ड्रग यूज़ नहीं की जाती है। डायरेक्ट ईसीटी नॉट कॉमनली यूज्ड मेथड। अब डायरेक्ट ईसीटी को कॉमनली नहीं यूज़ किया जाता है। इनडायरेक्ट ईसीटी मेथड जो होता है वही यूज़ किया जाता है, जिसको मॉडिफाई ईसीटी भी बोलते हैं। इसमें पेशेंट को हो सकता है एनेस्थीसिया दे भी सकते हैं और ये भी हो सकता है कि नहीं दें, लेकिन मसल्स रिलैक्सेशन ज़रूर देते हैं ताकि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को स्टॉप किया जा सके। क्योंकि अगर मसल्स रिलैक्सेंट नहीं यूज़ किए तो पेशेंट जब जर्किंग वाली स्टेज होगी, जब वो क्लोनिक और टोनिक फेज़ में होगा ग्रैंड माल सीजर के, तो उस वाली स्टेज में पेशेंट जर्किंग होगी और पेशेंट को अननेसेसरी फर्दर इंजरी, फर्दर फ्रैक्चर ये सब हो सकता है। तो इसलिए मसल्स रिलैक्सेंट ज़रूर यूज़ किए जाते हैं इनडायरेक्ट ईसीटी, मॉडिफाई ईसीटी में। अब अकॉर्डिंग टू टेक्निक हमने टाइप्स देख लिया ईसीटी का। अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स। बायलैटरल यूज़ 2 इलेक्ट्रोड। अगर बायलैटरल है तो 2 इलेक्ट्रोड यूज़ किए जाएंगे, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। जो टेम्पोरल रीजन है उसमें लेफ़्ट एंड राइट में इलेक्ट्रोड प्लेस कर देंगे और उसके थ्रू ईसीटी पेशेंट को दी जाती है। यूनिलैटरल में या तो लेफ़्ट साइड में या राइट साइड में, लेकिन नॉन डोमिनेंट साइड में इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है। अब मेथड क्या होता है, 0.3 to 1.5 सेकेंड ही ईसीटी दिया जाता है, इससे ज़्यादा नहीं दिया जाता है। और 70 से 120 वोल्ट करंट, इतना वोल्ट करंट अप्लाई किया जाता है, इससे ज़्यादा नहीं किया जाता है। नंबर नीडेड टू सक्सेसफुली ट्रीट सीवियर डिप्रेशन कैन रेंज फ्रॉम 4 to 20। अगर डिप्रेसिव वाला पेशेंट है तो उसको 4 से 20 ईसीटी एपिसोड अप्लाई किए जाते हैं सक्सेसफुल, अगर उसका सक्सेसफुली ट्रीटमेंट चाहिए तो। बट मोस्ट पीपल नीडेड अ टोटल ऑफ 6 to 12 ट्रीटमेंट। लेकिन ज़्यादातर जो पेशेंट हैं अगर उनको 6 से 12 ईसीटी का ट्रीटमेंट दे दिया जाए तो पेशेंट ठीक हो जाते हैं। द ट्रीटमेंट आर यूजुअली गिवन 3 times a week।
ट्रीटमेंट जो पूरे वीक में जो पेशेंट को दिया जाता है वो ऑल्टरनेट डेट दिया जाता है, जैसे मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, एक एक दिन को छोड़ के ऑल्टरनेट डे में ईसीटी पेशेंट को दी जाती है। अब आपको पता होना चाहिए मेडिकेशन यूज्ड इन ईसीटी, मेडिकेशन कौन कौन सी यूज़ होती हैं ईसीटी के दौरान, क्योंकि यही सारी मेडिकेशन नर्सेज को रेडी करके रखनी पड़ती हैं ताकि पेशेंट को उसी समय दे दी जाएं, सब अरेंज करके पहले से ही रखनी पड़ती हैं। बिफोर ईसीटी देने से पहले पेशेंट को एट्रोपिन इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है, जो 0.6 mg होता है, 0.6 mg होता है और 1 ml होता है। इसमें 1 mg लिखा है लेकिन ये 1 ml का होता है, ठीक है, और 0.6 क्या होता है, mg होता है। एट्रोपिन ट्रीटमेंट जो है, पेशेंट को एट्रोपिन जो इंजेक्शन है बिफोर ईसीटी दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, इसके मेन रीज़न ये है, टू प्रिवेंट ट्रांसिएंट पोस्ट इक्टाइल ब्रेडी एरिथीमियाज ड्यू टू एक्सेसिव वेगल टोन। पोस्ट इक्टाइल जो ब्रेडी एरिथीमिया पेशेंट को डेवलप हो जाता है, किसके कारण, जब वेगल टोन एक्सेसिव हो जाती है, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए एट्रोपिन इंजेक्शन दिया जाता है। टू मिनिमाइज सिक्रेशन विद इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन सिक्रीशन कम बने, इसलिए मिनिमाइज़ करने के लिए, कम करने के लिए पेशेंट को एट्रोपिन इंजेक्शन दिया जाता है। आईएम दिया जाता है या सबक्यूटेनियस दिया जाता है, दोनों ही रूट से पेशेंट को एट्रोपिन इंजेक्शन दिया जाता है बिफोर ईसीटी। नेक्स्ट है एनेस्थीसिया एजेंट है सोडियम थायोपेंथोडल, ये 3 to 5 mg पर बॉडी वेट केस दिया जाता है, ये एनेस्थेटिक एजेंट है। फिर इंजेक्शन ससिनकोलिन दिया जाता है, जो सुकोलिन नाम से आपको हॉस्पिटल में देखने को मिलेगा। ये 1 mg पर बॉडी वेट के अनुसार पेशेंट को दिया जाता है एज़ पर डॉक्टर ऑर्डर। ये जस्ट मेडिकेशन, जो कुछ मेडिकेशन है, ये सब पेशेंट के पास अवेलेबल होनी चाहिए। अब हम देखते हैं रोल ऑफ द नर्सेज इन ईसीटी, क्योंकि नर्स का ईसीटी में बहुत ज़्यादा रोल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्री प्रोसीजर, इंट्रा प्रोसीजर एंड पोस्ट प्रोसीजर केयर। प्री मतलब ईसीटी से पहले, इंट्रा मतलब जब ईसीटी चल रहा है पेशेंट का, पोस्ट प्रोसीजर जब पेशेंट का ईसीटी हो गया और उसको रिकवरी रूम में रखा गया है। प्री प्रोसीजर केयर, इन्फॉर्म कंसेंट, सबसे नेसेसरी चीज़ क्या है, पेशेंट को ईसीटी देने से पहले इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए। पेशेंट के रिलेटिव को अच्छे से एक्सप्लेन कर देना चाहिए कि आपके पेशेंट को ईसीटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और पेशेंट के रिलेटिव के सिग्नेचर ले लेने चाहिए, थंब इम्प्रेशन ले लेने चाहिए, क्योंकि ईसीटी के दौरान कई बार पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। तो वो अगर चाहते हैं कि उनके पेशेंट को ईसीटी लगे, ईसीटी थेरेपी अप्लाई हो, तभी ही हम पेशेंट को ईसीटी देंगे। तो इन्फॉर्म कंसेंट, फुल एक्सप्लेन द रिस्क एंड बेनिफिट ऑफ प्रोसीजर एंड आंसर क्वेश्चन फ्रॉम पेशेंट एंड रिलेटिव। फुल एक्सप्लेनेशन हमें करना है ईसीटी का, कि ईसीटी से क्या इम्प्रूवमेंट होगा, ईसीटी से क्या कॉम्प्लिकेशन होता है, ये सब कुछ हमें पेशेंट को भी और एज वेल एज रिलेटिव को भी, क्योंकि पेशेंट हो सकता है, क्योंकि डिप्रेसिव पेशेंट है, वो आपकी बात को नहीं समझे, तो उसके रिलेटिव को भी हमें अच्छे से सारा प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है। इंफॉर्मेशन शीट्स होनी चाहिए, पूरी इंफॉर्मेशन उसमें लिखी होनी चाहिए। रिड्यूस पेशेंट एंग्जाइटी, हेल्प स्टेबलाइज गुड रिलेशन, पेशेंट नर्स पेशेंट एंड डॉक्टर पेशेंट, ठीक है, आईपीआर मेंटेन करके रखना है पेशेंट और नर्स का, डॉक्टर और पेशेंट का, ताकि उसका एंग्जाइटी रिलीफ रह सके और वो इस प्रोसीजर से डरे नहीं, नॉर्मली इस प्रोसीजर को अप्लाई करा ले, क्योंकि वो हेल्थ के लिए उसके ज़रूरी है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, जो भी ड्रग्स उसको एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, ठीक है, जो भी उसको देनी है। चेक पेशेंट रिकॉर्ड, चेक वाइटल साइन। कीप पेशेंट ऑन एनपीओ 6 to 8 आवर बिफोर ईसीटी, पेशेंट को 6 से 8 घंटे पहले ही, ईसीटी से पहले ही एनपीओ रखना पड़ता है, भूखा रखना पड़ता है, उसको कुछ भी फूड खाने के लिए नहीं देते हैं। आर्टिफिशियल अगर डेंजर पेशेंट को लगे हैं तो उन सबको रिमूव कर देना चाहिए, और
प्रॉपर चेक द इमरजेंसी आर्टिकल्स अवेलेबिलिटी, ठीक है, प्रॉपर चेक कर लेना चाहिए इमरजेंसी जितने भी आर्टिकल्स हैं, जैसे इंटूबेशन ट्रॉली, डिफिब्रिलेटर, क्रैश कार्ड, ये सब प्रॉपरली वहाँ पे अवेलेबल हैं कि नहीं है, ये सब चीज़ें नर्स को पहले से ही बिफोर प्रोसीजर चेक कर लेना चाहिए। गिव इमोशनल सपोर्ट, ट्रांसफ़र पेशेंट टू ईसीटी रूम विथ नेसेसरी रिकॉर्ड, और पेशेंट को पेशेंट की जो रिकॉर्ड, जो पेशेंट की जो फाइल होती है उसके साथ, और उसके साथ साथ जो उसके प्रीवियस रिकॉर्ड होते हैं सब के साथ पेशेंट को ईसीटी रूम के अंदर ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। अब हम देखेंगे ईसीटी रूम केयर। जब पेशेंट ईसीटी करा रहा है, ठीक है, पेशेंट बेड पे लेटा है, उस समय क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। चेक पेशेंट आइडेंटिफाई, सबसे पहले चेक करना है कि पेशेंट की फ़ाइल, पेशेंट का नाम सब कुछ करेक्ट है या नहीं है, किसी और दूसरे पेशेंट को नहीं लगा देना है ईसीटी, तो क्लियर कर लेना चाहिए कि जिस पेशेंट के लिए डॉक्टर ने एडवाइस किया है वही पेशेंट इस समय बेड पर अवेलेबल है, बेड पर लेटा हुआ है। चेक पेशेंट इज़ एनपीओ, ये ज़रूर चेक करना चाहिए पेशेंट एनपीओ है कि नहीं है, ये क्लियर एक बार कर लेना चाहिए। पेशेंट इज़ नॉट वेयरिंग ज्वेलरी और रिमूव द डेंचर ऑल्सो, पेशेंट को ज्वेलरी ना पहना हो और साथ साथ में अगर उसको आर्टिफिशियल डेंचर लगाए तो उस डेंचर को भी बाहर निकाल देना चाहिए। चेक द कंसेंट फॉर्म इज़ साइन अप्रोप्रिएटली, ये भी देखना है कि जो कंसेंट है, क्योंकि अभी पेशेंट को हमने ईसीटी लगाया नहीं है, लेकिन फिर से हमें चेक करना है कि कंसेंट फॉर्म पे प्रॉपरली साइन है कि नहीं है, ये भी चेक करना। अगर प्रॉपर साइन है तभी ईसीटी हम पेशेंट को देंगे। चेक ईसीटी मशीन इज़ फंक्शनिंग करेक्टली, ये भी देखना है क्योंकि वो एक मशीन है, हो सकता है कि वो काम ना करे या काम करते करते दौरान उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो उसको अच्छे से चेक कर लेना चाहिए कि ईसीटी मशीन ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। अब आएगा ड्यूरिंग ईसीटी प्रोसीजर, अब प्रोसीजर चल रहा है पेशेंट का। प्लेस पेशेंट इन सुपाइन पोजीशन, पेशेंट को हमेशा सुपाइन पोजीशन में लेटाना है। नेसेसरी ड्रग एडमिनिस्टर, नेसेसरी ड्रग में आपको पता ही है, सबसे पहले बिफोर ईसीटी पेशेंट को एट्रोपिन इंजेक्शन देना है, ठीक है। माउथ गैग लगाना है, माउथ गैग क्यों लगाना है, क्योंकि जर्किंग होगा, पेशेंट को स्टिफनेस आएगी, क्लोनिक और टोनिक फेज दोनों आएंगे, उस समय अगर माउथ गैग पेशेंट को नहीं लगाया तो पेशेंट अपना टंग बाइट कर लेगा, ठीक है। प्रिवेंट फॉल, फ्रैक्चर एंड डिस्क्लोशन, यूज रिस्टेनिंग, ठीक, पेशेंट को फ्रैक्चर ना हो, किसी प्रकार की कोई इंजरी ना हो, तो इसलिए पेशेंट को रिस्टेन करना है, बांध के रखना है, रिस्टेनिंग करना है। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक, ब्रेडिकार्डिया डेवलप ना हो तो पेशेंट को, क्योंकि वोकल टोन क्या होगी, एक्सेसिव हो गई है, तो ब्रेडिकार्डिया पेशेंट को होगा, तो इसलिए ऑक्सीजन वहीं पर ही अवेलेबल, ऑक्सीजन भी वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, साथ साथ में एट्रोपिन इंजेक्शन तो देना ही है, ऑक्सीजन अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट क्या है, कई बार एस्पिरेट कर जाता है, डिसैचुरेट करने लग जाता है। क्लीन द स्काल्प विथ नॉर्मल स्लाइन, सबसे पहले तो पहले से ही रिलेटिव्स को बता देना चाहिए कि पेशेंट का जो हेड है वो शैम्पू करके लाएं, अच्छे से वॉश करें, उसमें ऑयल ना लगा हो, क्योंकि अगर उसके अंदर ऑयल लगा होगा हेड के अंदर तो पेशेंट के इलेक्ट्रोड ठीक से चिपकते नहीं हैं, और जो वो ठीक से चिपकेंगे नहीं तो पेशेंट को ईसीटी प्रॉपर तरीके से नहीं जा पाएगा, तो ये जो थेरेपी है वो प्रॉपर तरीके से पेशेंट को नहीं मिल पाएगी। तो नॉर्मल सलाइन से फिर भी एक बार फिर से पेशेंट के हेड को क्लीन कर लेना चाहिए, स्काल्प को। रिमूव द माउथ गैग आफ्टर सीजर एक्वायर्ड, ठीक, माउथ गैग जब सीजर हो जाएं, फिनिश हो जाएं, उसके बाद माउथ गैग को निकाल देना चाहिए। सक द ओरल सिक्रेशन एंड अप्लाई O2 मास्क, उसके बाद क्या करना है, जो भी सिक्रेशन आया है उससे सक्शन करके उसको निकाल लेना चाहिए और पेशेंट को ऑक्सीजन चला देना चाहिए। पोस्ट ईसीटी केयर, शिफ्ट द पेशेंट इन प्रोसीजर रूम, पेशेंट को प्रोसीजर रूम में शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट द पेशेंट इन प्रोसीजर रूम, चेक वाइटल साइन एवरी 50 मिनट्स। रिकवरी रूम में, प्रोसीजर रूम नहीं, रिकवरी रूम में शिफ्ट कर देंगे। और पेशेंट के जो वाइटल साइन हैं, अभी तक तो वाइटल साइन पेशेंट के कितनी बार चेक हो रहे थे, रेगुलर चेक हो रहे थे, अभी भी रेगुलर करने हैं, लेकिन अगर रेगुलर नहीं चेक कर पा रहे हो तो 15 मिनट्स में, एवरी 15 मिनट्स में पेशेंट के वाइटल साइन चेक करें। एडमिनिस्टर ड्रग इफ़ पेशेंट आर एग्रेसिव, वायलेंट एंड कन्फ्यूज, अगर पेशेंट एग्रेसिव है, वॉयलेंट है, कंफ्यूज है, तो जो भी ड्रग पेशेंट के लिए डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि उसको ये वाली ड्रग दे दो, तो पेशेंट को एडमिनिस्टर कर देनी चाहिए। इफ़ रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी कंटिन्यू, अगर रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी है तो कंटिन्यू करना है किसको, ऑक्सीजन को। प्रोवाइड द साइड रेल्स,
ताकि पेशेंट इधर उधर गिरे ना। डॉक्यूमेंटेशन करना है कि पेशेंट को ECT लग गया है। रीओरिएंटेड द क्लाइंट आफ्टर प्रोसीजर। अगर पेशेंट आपको लगता है कि पेशेंट ठीक नहीं है, उसको कन्फ्यूज़न हो रही है, वो समझ नहीं पा रहा है वो कहाँ पर है, तो उसको रीओरिएंटेड कराना है कि आपको ये दिक्कत थी, आप इतने बजे हम ECT रूम में लेके गए और आपको ECT अब थेरेपी लग गई है और आप अभी ठीक हैं। ये सारा रीओरिएंटेड कराना है किसको? नर्स को। अच्छा, नर्सिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के बाद रिस्क ऑफ ECT। रिस्क ऑफ ECT क्या क्या हो सकते हैं? मोर्टेलिटी हो सकता है, एक्वायर्ड रेल वैसे कम ही होता है, मोर्टेलिटी बहुत ही कम होता है। मेजर केस ऑफ डेथ इन ECT इज़ फ्रॉम कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन। अगर पेशेंट को कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन है, अगर उसको हार्ट की कोई डिजीज़ है जैसे एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट है, इन ही केसेस में पेशेंट को क्या होता है? डेथ होती है। अदरवाइज़ ECT से रेयर ही डेथ होती है, डेथ नहीं होती है। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ECT प्रोसीजर प्री असेसमेंट ऑफ द पेशेंट ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ हेल्थ चेकअप। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट को ECT देने से पहले उसका प्री असेसमेंट कर लें, उसके पूरे प्रीवियस जितने भी हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं उन सबको चेक कर लें कि कहीं ये कार्डियक पेशेंट तो नहीं है। परमानेंट फिजिकल सिम्टम, कुछ ना कुछ परमानेंट फिजिकल सिम्टम भी हो सकते हैं, जैसे कि कहीं फ्रैक्चर हो गया, कहीं सर उसने तेज़ से मार लिया, या हमने ठीक तरह से रिस्टेनिंग नहीं किया, तो फिज़िकल सिम्टम भी परमानेंट हो सकते हैं। मेमोरी लॉस हो सकता है, नोज़िया वोमिटिंग हो सकता है, मसल सैक एंड जॉ पेन, क्योंकि माउथ गैग वगैरह लगाया है पेशेंट को, मसल्स पेन भी हो सकता है, हेडेक भी हो सकता है, वोमिटिंग, नोज़िया, ये सब भी हो सकता है। तो ये सारे रिस्क हैं किसके? ECT के। आफ्टर ECT ये सारे कॉम्प्लिकेशन पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं। थैंक्स। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको कंप्लीट ECT क्लियर हो गया होगा कि ECT प्रोसीजर में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कितनी वोल्टेज होती है, क्या इंडिकेशन होता है, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक शेयर कीजिए, और अभी तक पूरा कंप्लीट वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।